नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज़। आपके साथ मैं हूं नम्रता बुंदीला। एमपी न्यूज़ के न्यूज़ रूम में इस वक्त मौजूद है हमारे साथ एडिटोरियल टीम के संदीप मीणा, राहुल पटेल और युवराज सिंह, जिनके साथ हम बातें करेंगे प्रदेश के कुछ अहम मुद्दों पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रतलाम जिले के कमेड़ गांव की, जहां पर कुछ दिनों पूर्व एक आरएसएस कार्यकर्ता की हत्याकांड का मामला सामने आया था, जिसमें आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या होना बताया गया था और इसको लेकर काफ़ी सियासत गर्मा गई थी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने भी इस हत्याकांड को लेकर आंदोलन की चेतावनी दी थी और भाजपा लगातार कांग्रेस पर इस मामले को लेकर आक्रामक होती नजर आ रही थी। और वहीं अब इस हत्याकांड का खुलासा हो गया है। एसपी गौरव तिवारी ने इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए कई सारी बातों का खुलासा किया है, कई सारी बातें उन्होंने इस हत्याकांड को लेकर बताई है। तो इस पर हम चर्चा करेंगे सबसे पहले हमारी एडिटोरियल टीम के सदस्य संदीप मीणा से। जी नम्रता जी, मैं बताना चाहूँगा कि रतलाम में आरएसएस का जो कार्यकर्ता हैं हिम्मत पाटीदार, जिनकी हत्या को लेकर लगातार पिछले कई दिनों से मध्य प्रदेश में सियासी उथल पुथल मची थी और लगातार जो है इस हत्याकांड को लेकर भाजपा जो है मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था का हवाला देकर या फिर भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या का लेकर या फिर संघ कार्यकर्ताओं की हत्या को लेकर मैदानी तौर पर जो है मोर्चा खोले हुए थे। और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद जो है आरोपियों को पकड़ने की मांग को लेकर कांग्रेस के खिलाफ जो है प्रचंड आंदोलन की चेतावनी भी दी थी। लेकिन इस बीच जो है जिस तरीके से मध्य प्रदेश में इस हत्याकांड को लेकर सियासी माहौल बना, तो इस पर जो खुद मध्य प्रदेश के गृह मंत्रालय ने संज्ञान लिया और गृह मंत्री बाला बच्चन ने खुद इस पर जो है रतलाम की जो पुलिस को है स्पेशल निर्देश दिए हैं। और जो रतलाम पुलिस महकमे के जो कप्तान हैं एसपी गौरव तिवारी, उन्होंने खुद स्पेशल टीम गठित की इस हत्याकांड का खुलासा करने के लिए। और इस पूरे मामले में जो खुलासा हुआ वह बेहद ही चौंकाने वाला था, क्योंकि इस घटना में जिसकी हत्या का जो आरोप सामने आ रहा था एक्चुअल में खुद ही हत्या का साजिश करता निकला। यानी कि जिसकी हत्या की जो बताया जा रहा था कि हिम्मत पाटीदार की जो हत्या कर दी गई है, लेकिन उसकी हत्या नहीं थी, वो खुद ही उसने अपनी हत्या का पूरा एक मर्डर प्लान किया था। और ये पूरा जो प्लानिंग की गई थी उसने एलआईसी के पैसे के लिए की गई थी। चूँकि हिम्मत पाटीदार संघ का कार्यकर्ता है और उसके ऊपर करीब 10 लाख का कर्जा हो गया था। ऐसे में उसके दिमाग में एक पूरी एक स्क्रिप्ट आई है, यानी कि हम कह सकते हैं कि फिल्म की तरह या फिर टीवी सीरियल्स की तरह उसने एक पूरी स्क्रिप्ट लिखी, अपने मर्डर प्लान की। और इसके तहत उसने सबसे पहले 30 लाख की पॉलिसी करवाई और उसके बाद फिर उसने उसी की कदकाठी वाले एक व्यक्ति को देखा जिसका नाम था मदन मालवी नाम था, और उसको वो किसी बहाने से खेत पर ले गया जहां पर उसकी साजिश के तहत उसने उसकी हत्या कर दी। उसका चेहरा ना पहचान सके, इसी के तहत जो है उसने उसके चेहरे को पूरी तरीके से जला दिया। और फिर बाद में ये भी बताया जा रहा था कि परिजन थे जो हिम्मत पाटीदार के, उन्होंने भी जो है शव की शनाख्त को हिम्मत पाटीदार के रूप में पहचान की थी। लेकिन बाद में जब इसका खुलासा हुआ, जब पड़ताल की गई और कड़ी से कड़ियाँ जोड़ी गई, काफ़ी तफ्तीश हुई इस मामले में, और चूँकि पुलिस के ऊपर काफ़ी पॉलिटिकल प्रेशर भी था, तो ऐसे में तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए रतलाम पुलिस ने जब इस पूरे हत्याकांड की गहराई तक पहुंची पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, तब इसमें जो खुलासा हुआ तो सच्चाई जानकर खुद पुलिस के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। क्योंकि चूँकि जिसकी हत्या का जो मामला था वही उसके हत्याकांड का जो मुख्य साजिश करता निकला। यानी कि साफ तौर पर यहाँ पर संघ कार्यकर्ता जो हिम्मत पाटीदार हैं उनकी पोल खुल गई है यहाँ पर, और वही खुद अपनी मर्डर प्लानिंग के तहत आरोपी पाए गए। फिलहाल अभी जो हिम्मत पाटीदार हैं वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और फरारी पर है। ऐसे में यहाँ पर देखना होगा कि पुलिस कितनी जल्दी अब जो है हिम्मत पाटीदार को गिरफ्तार करती है और सलाखे तक पहुँचाती है। जी बिल्कुल, तो इस हत्याकांड का खुलासा हो चुका है। एसपी गौरव तिवारी ने इस हत्याकांड का खुलासा किया है। काफ़ी रोचक मामला ये सामने आया है, क्योंकि ये बिल्कुल बेहद फिल्मी अंदाज में इस हत्याकांड को दर्शाया गया है। हत्याकांड ये सामने आया है। और अब हम बात करेंगे हमारे अन्य मुद्दे पर, जो कि है भाजपा के वरिष्ठ और बुजुर्ग नेताओं को लेकर। आगामी लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर भाजपा के जो वरिष्ठ और बुजुर्ग नेता हैं वो अपनी ही पार्टी की नाक में दम करे हुए हैं और कहीं ना कहीं वे लोकसभा
लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी के लिए मुसीबत भी बनने वाले हैं, क्योंकि अभी हम कुछ दिनों से जब देख रहे थे कि पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर जो हैं वो अपनी ही पार्टी को लेकर लगातार बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे थे, और वहीं अब एक और वरिष्ठ और बुजुर्ग नेता रामकृष्ण कुसुमारिया अपनी पार्टी से बगावत करने पर उतर आए हैं। तो क्या है ये पूरा मामला, हमारे जानेंगे राहुल पटेल से। जी, निश्चित तौर पर जिस तरह की खबरें आ रही है, सुबह की अगर बात करें तो रामकृष्ण कुसमारिया भोपाल पहुँचे। भोपाल पे पूर्व सीएम और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता बाबूलाल गौर से उन्होंने मुलाकात की। बिल्कुल आपने सही कहा कि आगामी लोकसभा का चुनाव बड़ा ही एक चुनाव होने वाला है और इसको लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली और ज़मीनी तौर पर तैयारियां शुरू कर दी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए यूँ कहें कि अच्छी खबर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए 2019 का जो मिशन है कहीं ना कहीं बड़ी चिंताओं के साथ में शुरू होने वाला है। चूँकि यदि बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में लगातार वरिष्ठ नेता की जो कहीं ना कहीं यूँ कहें कि अंदर खाने जो विरोध चल रहा है, या यूँ कहें कि उन्होंने जिस प्रकार से मोर्चा खोल दिया है अपनी पार्टी के खिलाफ, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए सरदर्द बना हुआ है। इसमें सबसे जो बड़ी बात यह है कि ये सारे जितने बड़े नेता हैं वो अपने अपनी क्षेत्र में कद्दावर नेता हैं और बहुत लंबी पेट रखते हैं। और बात करें अगर रामकृष्ण कुसमारिया की, आपने बिल्कुल सही कहा कि रामकृष्ण कुसमारिया विधानसभा चुनाव में भी बागी हुए थे और अभी भी बागी हैं। बागी तल्ख तेवर अपनाते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को, अगर मैं बात कहूं मैं आंकड़े के लिहाज से, तो करीब 11 सीटों का नुकसान पहुंचाया है। जो कैलकुलेशन की बात करें तो बात करें दमोह और पथरिया की, तो दमोह और पथरिया से दोनों ही जगह से उन्होंने नामांकन भरा था और भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान पहुंचाया था। और वित्त मंत्री अगर हम बात करें तो उनको चुनाव में हराया भी था। यूं कहें कि जो समीकरण बदले उसकी वजह से वित्त मंत्री को हारना पड़ा, जो पूर्व वित्त मंत्री थे उन्हें हारना पड़ा, जयंत मलैया जी को। तो आगे बढ़ते हैं तो इस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से बाबूलाल गौर, सरताज सिंह, या यूं कहें कि कुसमारिया, रामकृष्ण कुसमारिया अपने क्षेत्र में बहुत अच्छी पैठ रखते हैं और 4 बार से सांसद भी रहे हैं और कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। ऐसे में आप उनके जो कद हैं उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए आगामी लोकसभा चुनाव में राह आसान नज़र नहीं आ रही है, चूँकि यहाँ पर कांग्रेस से ज़्यादा उन्हें अपने बागियों से भई है। क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ तो वो रणनीति बना सकते हैं, लेकिन अपना ही कब हमें दगा दे जाए या अपनी पीठ में छुरा भोंक जाए, ये अंदाज़ा लगाना बड़ा ही मुश्किल होता है, खास करके राजनीति में। तो इन सब को लेकर चर्चाएं गर्म है और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी को अगर मध्य प्रदेश में किला लड़ाना है, या यूं कहें कि पिछले परफॉर्मेंस से अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस करना है, उसे रिटेन भी करना है, तो कुल मिलाकर अपने बागियों को मनाना होगा। वहीं रामकृष्ण कुसमारिया ने कहा है कि मेरी उम्र भले ही 77 साल है, लेकिन आप मेरे साथ कबड्डी खेल लीजिए, मेरे साथ कुश्ती कर लीजिए, रेस कर लीजिए, जीतता कौन है। तो साफ तौर पर उनका इशारा यह था कि राजनीति में उम्र नहीं देखी जाती, औरा देखा जाता है, राजनीतिक अनुभव देखा जाता है, जिसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को पिछले इलेक्शन में देखने को भुगतने को मिला था। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर एक बार फिर रामकृष्ण कुसमारिया ने प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू कर दी है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्या रामकृष्ण कुसमारिया को सीरियस न लेने की गलती भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में करेगी या नहीं करेगी, ये अभी देखना लाजमी होगा। लेकिन साफ तौर पर बागी जो नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी के निश्चित तौर पर चिंताएं बढ़ा सकते हैं। जी बिल्कुल, तो चिंता बढ़ा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ और बुजुर्ग नेता, क्योंकि नेता जितना वरिष्ठ होता है उसे पार्टी की उतनी ही अधिक बारीकी से जानकारी होती है, और जब ऐसे नेता ही पार्टी से बागी हो जाए तो वो पार्टी के लिए बहुत बड़ी कमजोरी बन जाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उन्हें पार्टी की बारीकियां मालूम है, सारी कमजोरियां मालूम है। तो ऐसे नेता का बागी होना पार्टी के लिए बेहद ही चिंताजनक हो जाता है, और यही मामला देखने में आया है रामकृष्ण कुसुमारिया के मामले में। क्योंकि अब पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर ने तो यू टर्न ले लिया, लेकिन अब पार्टी के लिए रामकृष्ण कुसुमारिया एक बहुत बड़ी मुसीबत बनकर सामने आ रहे हैं। और अब हम बात करेंगे हमारे अगले मुद्दे पर, जो कि है महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी। जी हाँ, अभी गणतंत्र दिवस के मौके पर इमरती देवी का वीडियो तेजी से वायरल हुआ था, जो काफी हंसी का पात्र भी बना था, क्योंकि इमरती देवी जो कि महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया की गुट की मानी जाती हैं, तो वो अपना
अपना भाषण या यूं कहें कि मुख्यमंत्री का संदेश भी पूरा नहीं पढ़ पाई थी और उन्होंने अपना आगे का भाषण कलेक्टर के हवाले कर दिया था और इसको लेकर लोगों ने उनकी काफ़ी हंसी भी उड़ाई थी। और अब उन्हीं को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया बचाव करते नजर आ रहे हैं मंत्री इमरती देवी का। तो जानेंगे हमारे युवराज से कि क्या है ये पूरा मामला। जी हाँ नम्रता, मैं आपको बताना चाहता हूं कि गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में इमरती देवी, जो कि महिला एवं बाल विकास मंत्री है, उन्होंने सीएम कमलनाथ का संदेश पढ़ा था और मात्र उन्होंने 4 लाइन पढ़ी थी और तकरीबन 8 गलतियां उन्होंने की थी इस संदेश को पढ़ने के दौरान। और ये जो पढ़ने का संदेश था, इसका पूरा वीडियो वायरल हो गया था सोशल मीडिया साइट्स पर और काफ़ी हंसी का पात्र बनी थी वो। और इस दौरान जब वो पढ़ नहीं पा रही थी तो साफ तौर पर उन्होंने कलेक्टर को आगे का लेटर दे दिया था पढ़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर राजनीति काफ़ी गरमाई हुई है। बीजेपी और कांग्रेस के कई नेताओं ने आड़े हाथों लिया है इमरती देवी को। ना सिर्फ बीजेपी के नेता ने, बल्कि मैं एक वाकया बताना चाहता हूं कि आपको कि दिग्विजय सिंह के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह की पत्नी ने ट्वीट किया था और साफ तौर पर उन्होंने हंसी उड़ाई थी इमरती देवी की। उन्होंने कहा था कि महिला एवं बाल विकास मंत्री एक लेटर नहीं पढ़ पा रही हैं ठीक से, काफ़ी शर्मनाक है। परंतु इस ट्वीट के करने के बाद ही कहीं ना कहीं राजनीति गर्मा गई थी और उन्होंने ट्वीट को डिलीट कर दिया था। कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए तो लक्ष्मण सिंह को जो मंत्री पद नहीं दिया गया था, वो दर्द भी काफ़ी छलका था उस ट्वीट के दौरान। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए तो राजनीति काफ़ी गर्मा गई थी, परंतु ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने मंत्री का सपोर्ट किया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उस वक्त उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, जिसके चलते वो ठीक ढंग से पढ़ नहीं पाई थी। और वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि कहीं ना कहीं संवेदनशीलता अब खत्म सी हो गई है राजनीति में। वहीं उन्होंने बीजेपी पर भी आरोप लगाया और कहा है कि उनको संवेदनशीलता का ध्यान रखना चाहिए और इस तरीके से राजनीति को इतने निचले स्तर तक नहीं ले जाना चाहिए। जी बिल्कुल। तो मंत्री इमरती देवी का जो वीडियो वायरल हुआ वो काफ़ी हंसी का पात्र बना, जिसको लेकर अब ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि मंत्री इमरती देवी ज्योतिरादित्य सिंधिया के गुट की मंत्री हैं और इसीलिए अब ज्योतिरादित्य सिंधिया उनका बचाव करते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि मंत्री इमरती देवी की तबीयत खराब थी और इस वजह से वे अपना भाषण पूरा नहीं पढ़ पाए। लेकिन ये बात लोगों के गले नहीं उतर रही है, क्योंकि इसके पहले भी जब मंत्री इमरती देवी मंत्री पद की शपथ ले रही थी तब भी वे अपना शपथ पत्र ठीक से नहीं पढ़ पाई थी। तो कहीं ना कहीं ये बात गलत भी दिखाई दे रही है ज्योतिरादित्य सिंधिया की। और अब हम बात करेंगे हमारे अगले मुद्दे पर, जो कि है सीएम कमलनाथ। जी हां, सीएम कमलनाथ यादव समाज का जो कार्यक्रम हुआ था वहां पर शिरकत करने पहुंचे हैं और उन्होंने यादव समाज की काफी तारीफ भी वहां पर की है और इसके साथ ही उन्होंने यादव समाज को कई सारी सौगातें भी दी हैं। तो क्या है ये पूरा मामला, जानेंगे राहुल से। जी बिल्कुल नम्रता, निश्चित तौर पर अगर हम बात करें तो सीएम कमलनाथ भोपाल में आज मौजूद थे। उन्होंने यादव समाज सम्मेलन में शिरकत की और अपने चिर परिचित अंदाज में बेबाक तरीके से भाषणबाजी करते हुए यादव समाज की जमकर तारीफ की है। साथ ही साथ ये भी बताया कि यादव समाज ने जिस तरह से सेना में अब समर्पण दिखाया है, या यूँ कहें कि सीमा पर जो गोलियाँ खाई है उसका जिक्र करते हुए उनके इतिहास को बताया कि गौरवमयी इतिहास रहा है और यादव समाज का योगदान देश के लिए बहुत अतुलनीय है। और वहीं उन्होंने कहीं ना कहीं, क्योंकि वो अपेक्स बैंक में एक कार्यक्रम था और अपेक्स बैंक जो है वो पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुभाष यादव के द्वारा बनाई गई थी। अपेक्स बैंक मध्य प्रदेश में भोपाल में स्थित है और कहीं ना कहीं सहकारिता पुरुष की भी उन्हें उपाधि से नवाजा गया था। और ये सारे तमाम हम अगर आंकड़े और सारी चीज़ें निकालें तो कुल मिलाकर स्वर्गीय सुभाष यादव का नाम जो है वो मध्य प्रदेश की राजनीति में बहुत ऊपर है। खास करके मालवा और निमाड़ अंचल में उनकी खासी पेट है। यादव समाज के बड़े ही कद्दावर नेता माने जाते हैं। ऐसे में यादव समाज को खुश करने के लिए सीएम कमलनाथ ने जो अपेक्स बैंक है उसके साथ में सुभाष यादव का नाम जोड़ने की बात की। मैं आपको बताना चाहूँगा और दर्शकों को बताना चाहूँगा, स्वर्गीय सुभाष यादव पूर्व मुख्यमंत्री हैं और वर्तमान कृषि मंत्री सचिन यादव के पिता हैं। साथ ही अरुण यादव जो कि पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे, उनके भी पिता हैं। तो ऐसे में यादव समाज एक बड़ा वोट बैंक माना जाता है मध्य प्रदेश में, या यूँ कहें उनकी बाहुल्यता
कहीं न कहीं कई सीटों को प्रभावित करती है। ऐसे में स्वर्गीय सुभाष यादव एक बड़ा चेहरा थे और उनकी पेठ मानी जाती है। तो कुल मिलाकर यादव समाज को खुश करने के लिहाज से एक बड़ा ऐलान किया है लोकसभा चुनाव के पहले। बहरहाल अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या यादव समाज इसका रिस्पॉन्स उन्हें लोकसभा इलेक्शन में देती है, सपोर्ट देती है। चूंकि यादव समाज का वोट बैंक या यूँ कहे कि उनकी संख्या है कई सीटों को सीधे सीधे प्रभावित करती है। वहीं अगर हम बात करें अरुण यादव की या सचिन यादव की, दोनों की पेट यादव समाज में है और कई बार लंबे 2 से 3 दशकों से वो लगातार सीटों में भी कन्वर्ट करते आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश से एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है सीएम कमलनाथ ने। बहरहाल देखना बड़ा दिलचस्प होगा, जैसा आपने बताया कि इसका कितना लाभ उनको होता है और कितना नुकसान की तो कोई इसमें बात नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह की फायदे की बात की है तो अभी वो कैलकुलेट नहीं कर सकते। लेकिन साफ तौर पर एक उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए यादव समाज की जमकर तारीफ की है। जी बिल्कुल, तो यादव समाज की जमकर तारीफ की है मुख्यमंत्री कमलनाथ ने, और इसके साथ ही यादव समाज इसका कितना फायदा उन्हें लोकसभा चुनाव में पहुंचा पाता है, ये बिल्कुल देखने वाली बात होगी। प्रदेश के तमाम अहम मुद्दों पर चर्चा के लिए हम लगातार आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज़। नमस्कार।